अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूज़ लॉग के इस वीडियो में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में ओआईसी के इजलास पे उन्होंने कश्मीर के लिए क्या कहा। इसके साथ ही मकबूजा कश्मीर में या भारतीय ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मशरक़ वस्ता के ताजरों को बुलाया गया था, बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाया गया था वहाँ पे सरमायाकारी के लिए। और इसके साथ एक छः मुल्की मीटिंग हुई जिसमें मिस्र, इसराइल और अरब अमारात शामिल थे। तो हम हमारे मेहमान हैं हम मेहताब अज़ीज़ साहब, हम उनसे गपशप करेंगे कि पाकिस्तान में ओआईसी के इजलास में कहा गया है कि इस इमरान खान ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इजलास से ख़िताब करते हुए कहा था कि कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले में ओआईसी नाकाम हुई है। और उसी दौरानिए में जब उन ममालिक के नुमाइंदे यहाँ बैठे थे उसी वक्त हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर या भारतीय मकबूजा कश्मीर में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें सरमायाकार थे और भारत उनको इंसिस्ट कर रहा था कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करें। तो इस पे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये मुल्कों का तज़ाद नहीं है कि वो एक तरफ तो कश्मीर और फ़लस्तीन पे जबरन कब्ज़े की बात करते हैं और दूसरा उन्हीं ममालिक की शह पे जाके तो एक मीटिंग करते हैं ताकि उस एरिया की डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया दानिश भाई। सूरत हाल असल में ये है कि इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ओआईसी या इस जैसी जो दीगर तंजीमें हैं उनके स्ट्रक्चर को और उनका जो तरीक़ाकार है उसको समझने की ज़रूरत है। ओआईसी हो गई या अक़वाम मुत्तहिदा को भी अगर हम देखें तो ये तंजीमें भी बुनियादी तौर पे कोई उसूल पसंदी की बुनियाद पे मार्ज़ वजूद में नहीं आई हैं, बल्कि ओआईसी को अगर स्पेशली अब देखें तो ओआईसी जो है ये जो रिबात कॉन्फ्रेंस थी उसमें इसका आगाज़ हुआ था, इसको तश्कील दिया था। और रिबात कॉन्फ्रेंस हुई थी जब मस्जिद अक्सा में आग लगाई थी यहूदी आबादकारों ने। तो उसके बाद एक हंगामी मीटिंग थी और वहाँ पे फ़ैसला हुआ। ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा भी इसी तरह दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जो है वो एक मुलाकात के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आई। तो ये सारी तंजीमें जो है इनका कोई इनके पीछे कोई बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी काम नहीं कर रही होती, हादसाती तौर पे मार्ज़ वजूद में आती हैं। दूसरी चीज़ ये समझने की है कि जो भी बड़ी ताकतें हैं वो बेसिकली इन तंजीमों के ऊपर डोमिनेट कर रही होती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को अगर हम देखें तो उसके सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तो 5 ममालिक को वीटो की पावर दे के उसको एंडोज़ कर दिया गया है कि जो वो चाहेंगे बड़ी ताकतें वही होगा इस दुनिया के अंदर। और अगर हम ओआईसी को देखें तो ओआईसी जब बनी है तो उसके बाद उस वक्त किंग फैसल जो थे सऊदी अरब के वो बड़े एक्टिव थे और उन्होंने उसके बाद बहुत सारी जो मुहिम्मात चलाई और ख़ुद यूरोप और अमेरिका को जो तेल की एक्सपोर्ट थी वो बंद की उसमें, और फिर शाह फैसल को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद की जो हुकूमतें आई हैं वो थ्रू आउट अमेरिकन जो प्रॉक्सी का किरदार अदा करती रही हैं सऊदीया के अंदर या मिडल ईस्ट की जितनी भी हुकूमतें उसके बाद रही हैं वहाँ पे। और जो ओआईसी है इसका जो जनरल सेक्रेटरी है अपना सेक्रेटेरिएट है वो जद्दा में है और ये भी पूरी तरीके से सऊदीया इसको डोमिनेट करता है। जो सऊदीया की पॉलिसी होती है वो ही ओआईसी की पॉलिसी होती है। जी, आपने कुछ अर्सा पहले आपकी यकीनन और हमारे नाजरीन की भी नज़रों से गुज़रा होगा ये वाक़या कि ओआईसी से हटकर एक प्लेटफॉर्म बनाने की तजवीज़ सामने आई थी जिसके ऊपर तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया उसमें सबसे आगे थे जिन्होंने मिलके जो एक ओआईसी के मुतबादिल एक इस्लामी ममालिक का प्लेटफॉर्म, इसीलिए कि ओआईसी नाकाम हो चुकी थी। सही। तो उसमें भी बहरहाल फिर जब जो खलीजी ममालिक थे उनका दबाव पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सका और पाकिस्तान उसका शरीक नहीं बना और पाकिस्तान की जगह कतर उसका एक शरीक था। लेकिन बहरहाल वो बेल भी कोई ज़्यादा जो है ना वो बारावर साबित नहीं हो सकी और वो भी रुक गई यहाँ पे। तो ये जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा है वो हकीकत भी है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका उन्होंने इंकशाफ किया है। बिल्कुल ऐसी है। बल्कि ये जो सबको मालूम है कि ओआईसी का ना तो कोई किरदार कभी माजी में रहा है किसी भी इशू के ऊपर जी, और अब तो ये है कि जिस बुनियादी मसले के ऊपर ओआईसी मार्ज़ वजूद में आई थी, मसला फ़लस्तीन जी, उसको तो जो अरब ममालिक हैं और जो इसको डोमिनेट कर रहे हैं इस वक्त वो मुकम्मल तौर पे उसे इंडोज़ कर चुके हैं।
सऊदीया ने अभी तक जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं किया, लेकिन बाकी कर चुके हैं। मिस्र कर चुका है, जॉर्डन कर चुका है, अमारात कर चुका है, बहरीन कर चुका है। तुर्की ने तो खैर बहुत पुरानी बात है, वो तो खैर जब वो बना तो उसके 1 साल बाद ही तुर्की ने कर लिया था। लेकिन ये जो ममालिक है जिन्होंने हालिया दिनों में इसे तस्लीम किया है, सऊदीया ने ये हुआ कि सऊदीया के अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी सिग्निफिकेंट हैं इस हवाले से। एक तो ये है कि उसने एयर स्पेस ओपन की है जी, और जो तल अबीब से दुबई आने वाली परवाज़ है वो सऊदी इज़राइली एयरलाइन की परवाज़ वो सऊदीया की स्पेस यूज़ करती है, उसकी फ़ज़ाई सरहद जो है फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए यूएई तक आती है। दूसरी चीज़ ये है कि पिछले दिनों उन्होंने जो है बहरे अहमर उसके अंदर जो अपनी हदूद से इज़राइली नेवी के लिए ओपन की और उनकी सबमरीन्स उससे गुज़र के बहरा हिंद में आई, तो उन्होंने ओपन किया। फिर डकार कार रैली जो हो रही है सऊदीया में कुछ अर्से, जो वो बुनियादी तौर पे सेनेगल में होती थी लेकिन वहाँ सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से उसे सऊदीया में शिफ्ट किया था, तो उसके अंदर इज़राइली जो शहरी हैं वो भी शरीक हुए उसके अंदर, और उन्हें भी इसका मतलब यह है कि वीज़ा मिल गया। तो सऊदी बहुत सारे शहरी और कई थिंक टैंक्स के जो सरबराहान थे जो रॉयल फैमिली के भी बड़े करीब हैं, उन्होंने पिछले अरसे में दौरा किया। जो नॉर्वे के अंदर और दीगर यूरोपीय ममालिक के अंदर जो सऊदी एम्बेसडर्स हैं उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस की जॉइंटली इज़राइल के साथ। तो सऊदीया का भी एक ये कह लें कि एक गैर रस्मी ताल्लुक़ अब बड़ा नुमायाँ होकर सामने आ चुका है, ऑफिशियली उन्होंने नहीं किया। तो इस सूरत हाल में अगर ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है जब एक तरफ हमारे ताल्लुकात डेवलप हो रहे हैं, हम दूसरों से तजारती ताल्लुकात, ज़ाहिर है एक बड़ा मैटर है, तजारत है, इकॉनमी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में इन कॉन्फ्रेंसेस का और ऐसी बातें करने का क्या फ़ायदा हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान में तो इस कॉन्फ्रेंस की जो सूरत हाल थी उसमें तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि वो तो दाखिली सियासत के हवाले से इसको बहुत हाइप दिया गया, वरना ये OIC का जो वज़राए ख़ारजा कौंसल है उसका 48वां सालाना इजलास था। ये हर साल मुनक्कद होता है और इसी तरह की एक बिल्कुल जिसे वो पंजाबी में कहते हैं माठी सी करारदाद जो है, बहुत डिप्लोमेटिक पुरपेच किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए जिसका किसी के ऊपर कोई असर नहीं होता, हर साल मुनक्कद होता है। इस दफ़ा ये हुआ है कि ये 2 साल बाद होने वाली कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि पिछली 2 साल कोविड की वजह से कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी थी, तो ये 2 साल की ताख़ीर से हुई ये, लेकिन ये 48वीं कॉन्फ्रेंस थी जो हर साल होती है और हर साल यही कुछ करते हैं, और उसके बाद तकरीरें होती हैं, एक रस्मी सी करारदाद उसकी पास होती है और उसके बाद नशिस्तन गुफ्तान और बर्खास्तन हो जाता है और सारे अपने अपने घरों को चले जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। जो दूसरी आपने बात कही है वो बहुत सिग्निफिकेंट है कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से। देखिए, मकबूजा कश्मीर में जो इक़दामात थे 5 अगस्त 2019 को जो भारत ने किया था, उसको आलमी बरादरी में पजीराई नहीं मिल सकी। ये ज़रूर है कि भारत के ऊपर उस तरह का प्रेशर नहीं आया, और उसकी बुनियादी वजह जो चाइना और मगरब का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर भारत मगरब की प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रहा है, और जब भी प्रॉक्सी का किरदार अदा करते हैं उस वक्त आपको बहुत सारी लेवरेज मिल रही होती है। हम जानते हैं कि 1980 की दहाई में जब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर मगरब की प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रहा था तो पाकिस्तान को बहुत सारी लेवरेज मिली थी, यहाँ तक कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बनने में भी कामयाब हो गया था बिल्कुल उसी दौरान। और मगरब में से सारी चीज़ें मौजूद थी कि कहाँ से ब्लैक मार्केट से क्या क्या चीज़ ख़रीदी जा रही है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन उसको स्पेस दिया गया था। तो आज वो स्पेस भारत को मैसर है, और इस स्पेस की वजह से भारत ने जो 5 अगस्त 2019 का इक़दाम जो किया, एक मुतनाज़ा ख़ित्ते को ज़म किया, उसके ऊपर कोई उस तरह का प्रेशर नहीं आया, लेकिन बहरहाल मगरबी दुनिया या आलमी दुनिया ने उसको इंडोज़ भी नहीं किया, उसकी तौसीक़ नहीं की। भारत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। तो वहाँ पे यही खलीजी ममालिक जो हैं वो आगे बढ़े। सबसे पहले दुबई ने अपनी ये जो परवाज़ थी इंटरनेशनल फ़्लाइट श्रीनगर से शारजा के लिए ग़ालिबन जो शुरू की थी मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए, तो वो फ़्लाइट थी और वो पाकिस्तानी एयर स्पेस से भी कुछ दिन चलती रही है। कुछ दिन बाद पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस उसके लिए बंद की और फिर वो फ़्लाइट नाकाम हो गई। और अब जो है ये पहली दफ़ा ऐसा है कि गैर मुल्की जो सरमायाकार हैं वो आए हैं एक ऐसे ख़ित्ते में सरमायाकारी करने के लिए जो आलमी तौर पे
तस्लीम शुदा मुतनाज़ा खित्ता है और उसमें यही ममालिक हैं जिसमें सऊदीया के ताजर हैं, जिसमें यूएई के खुसूसन ताजर हैं और ये लोग वहाँ पे आ रहे हैं, ये सरमायाकारी करेंगे। इससे पहले जो दुबई एक्सपो हुई थी उसके अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है भारत का कश्मीर के अंदर मुतय्यन, वो गया था, उसने कई एक MOUs पे वहाँ साइन किए थे और उसके फॉलोअप के लिए अब ये यहाँ पे आए हैं। राइट। तो अब पाकिस्तान इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें इस पूरे सिनेरियो के अंदर, तो पाकिस्तान अपने आप को, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने आप को सफ़ीर कहते हैं और पाकिस्तान वकील कहता है अपने आप को। लेकिन ये जो हालिया डेवलपमेंट है इसके ऊपर हमें दोनों का, ना तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसको अपनी इसी कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट किया इस इशू को, ना पाकिस्तान के खारजा ऑफिस ने कहीं उठाया इसको, और ना पाकिस्तान ने अभी तक ऑफिशियली कोई रद्द अमल दिया और ना ही कोई ऐसी इंटेंशंस अब तक नज़र आई हैं कि वज़ारत ख़ारजा के अंदर कई लोगों से मैंने पूछा अनऑफिशियली कि आप जो है इसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम फ़िलहाल इसको कहीं भी टच नहीं कर रहे, या हमारे अंडर कंसिडरेशन ही नहीं है कि इसके ऊपर कोई रिस्पांस दें। मतलब इस हद तक जी हाँ, ये सूरत हाल हो चुकी है, यानी कि कंसिडर भी नहीं किया जा रहा, कंसिडर भी फ़िलहाल नहीं किया जा। वज़ारत ख़ारजा की जो रिस्पांस लिस्ट है उसके अंदर इसको कंसिडर भी नहीं किया जा रहा। और ज़ाहिर है जो वज़ारत ख़ारजा की जो रिस्पांस लिस्ट होती है इशूज़ की, वो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं या पाकिस्तान में जो दीगर मुख्तदर हल्के हैं उनकी तरफ से आती है, तो वज़ारत ख़ारजा ने तो उसी के ऊपर अमल करना होता है। अच्छा, ये बताएं कि एक जो सह मुल्की मीटिंग हुई मिस्र, इसराइल और अमारात की, उसमें क्या था और किस नौइयत की वो मीटिंग थी और किस लेवल की थी? देखिए, जो ये एक तो ये कि सरबराही मुलाकात थी, ज़ाहिर है उसके अंदर क्राउन प्रिंस जो हैं वो यूएई के वो शरीक थे, इजरायली वज़ीर-ए-आज़म शरीक था और मिस्र का सदर जो है अब्दुल फतेह सीसी, जनरल अब्दुल फतेह सीसी, वो शरीक थे और आला तरीन सतह की ये मीटिंग थी। और ये इनका बहुत क्लोज जो है वो आपस में, इसका कोई एलामिया सामने आया है इस मीटिंग का? नहीं, मीटिंग का अभी तक तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि कोई ऐसा एलामिया आया, और वैसे ऐसी चीज़ों की आती भी नहीं है। लेकिन इसको अगर आप लिंक कर सकते हैं तो आप देखें कि जो डील ऑफ सेंचुरी थी जी, उसके अंदर जो चीज़ें हुई थी, उसके बाद इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस जो है उसका होना, इसका मतलब यही है कि ये अगले मरहले में उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। और इस डील ऑफ सेंचुरी क्या थी नाज़रीन के लिए बता दें। डील ऑफ सेंचुरी ये थी कि इज़राइल का जो प्लान है, इज़राइल को दो चीज़ें थी, एक तो इज़राइल को इंडोज़ करना, क्योंकि बहुत सारे इस्लामी ममालिक में उसको पजीराई हासिल नहीं है, उसका ताल्लुकात नहीं है, तो उसको ताल्लुकात को इस्लामी ममालिक के साथ नॉर्मलाइज़ करना। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि मसला फ़लस्तीन का ख़ात्मा करना। अच्छा, ख़ात्मे से उनकी मुराद ये होती है जब वो करते हैं कि जो मसला फ़लस्तीन है इसमें जो फ़लस्तीनी उनसर है उसको ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि फ़लस्तीन नाम का कोई खित्ता बाकी ना रहे, वो जिस सारा तरह इजराइल हो जाए। कश्मीर में कश्मीरी नहीं है, इस तरह कश्मीर में नहीं है, इसी तरह नहीं। आप इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि इज़राइल ने उसके बाद अपने जो बहुत तेज़ कर दिया अपना जो ऑक्यूपेशनल उसकी थी कब्ज़ा करने का, ज़मीन को ग्रैब करने का। शेख उल जरा का इलाका जो मकबूजा जो बैतुल मक़दस है यरूशलेम, उसके अंदर मौजूद है, उस मोहल्ले को, उसको उन्होंने कहा कि ये इलाके में लोगों के पास इसके कागजात मौजूद नहीं हैं। सही। और कागजात मौजूद न होने का मतलब ये है कि ये वो लोग गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है कि हाँ, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, और उसको एक्वायर करना शुरू कर दिया। और ये वो लोग थे कि जिन्हें जो मौजूदा इज़राइल है उसके मुख्तलिफ़ शहरों से जब बेदखल किया गया था 1948 में, जब इज़राइल मार्ज़ वजूद में आया था, तो उन लोगों को आबाद यहाँ करवाया गया था, उन्हें लैंड दी गई थी, उन्हें डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए थे। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो इसके बाद यकीनन जो बाकी का इलाका है उसको भी, और ये चीज़ ग्रैब वो तो इज़राइल कर ही रहा है, नई सेटलमेंट्स वहाँ पे बड़े पैमाने पे आ रही हैं। और अभी जो हालिया हुआ है रूस और यूक्रेन का जो तनाज़ा था, उसके अंदर भी जो यूक्रेनी यहूदी हैं उन्हें बड़े पैमाने पे इज़राइल ने इमिग्रेशन दी है। उनकी तादाद हज़ारों में है और यकीनन उनको भी आबाद कराया जाएगा और उनको भी इसी खित्तों में आबाद कराया जाता है। तो ये तो वहाँ चल रहा है। इसी तरह गरब उर्दन का जो इलाका था उसके ऊपर जो फूड बास्केट है उस खित्ते की, उसके ऊपर इज़राइल ने बड़े पैमाने पर कब्ज़े किए। को आगे बढ़ाने के लिए वो सह मुल्की अब उसकी पेशरफ्त जो है वो मुख्तलिफ हवालों से चल रही है। इनके अलामिये नहीं आया करते, इनकी बातें नहीं होती, लेकिन इनके एक्शंस जो है वो बता रहे होते हैं कि दरअसल हुआ क्या वहाँ। तो ये भी उसी सिलसिले की एक है।
एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि नाज़रीन के लिए भी शायद दिलचस्पी की बाइस हो कि इज़राइल ने जो एक मुक़्तदर इलाका है फ़लस्तीन का, जिसके ऊपर मुकामी लोगों का कंट्रोल है, वो है गज़ा की पट्टी। राइट। तो गज़ा की पट्टी का मुहासरा किया हुआ है इज़राइल ने 2007-8 से लेकर जी। और शदीद तरीन मुहासरा किया हुआ है कि कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं जा सकती, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें नहीं जा सकती हैं, वहाँ पे सीमेंट के ऊपर पाबंदी है, वहाँ सरिये के ऊपर पाबंदी है। वो कहते हैं कि जी सीमेंट से भी वो बैंकर्स बना लेते हैं और जो सरिया जाता है उससे भी असला बना लेते हैं और उसको, तो दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी रखने वाला इज़राइल उससे सख्त खौफज़दा है, यहूदियों को ख़तरा है, इसलिए उसको उसने उसका मुहासरा कर रखा है। लेकिन जो गज़ा को अगर आप देखें तो उसके एक तरफ इज़राइल है और दूसरी तरफ जो है वो मिस्र है। तो उसका उस पूरी पट्टी का जो मुहासरा उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है जब तक मिस्र उसका साथ ना दे। और एक अरसे से ये चीज़ चल रही थी वहाँ पे कि मिस्र से जो सुरंगें थी वो ज़ेरे ज़मीन बहुत गहरी सुरंगें बनाई गई थी, उससे स्मगल होकर वहाँ पे खाने पीने की अद्वियात, खाने पीने की अशिया, अद्वियात या दीगर साजो सामान वहाँ पे जाया करता था। तो जब अब्दुल फ़तह सीसी की हुकूमत आई, इन्होंने जो वहाँ पे पहली मुंतखब जमहूरी हुकूमत थी उसका तख्ता उल्टा और उन्होंने किया, तो इन्होंने पूरे उस ख़ित्ते से वो जितनी सुरंगें थी जहाँ से स्मगल होकर चीज़ें गज़ा जाती थी, उन सब के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया और उनको मलियामेट किया और वहाँ पे एक नहर बना के उसमें पानी छोड़ दिया कि मुस्तक़बिल में भी इस किस्म की कोई सुरंगें उस तरफ से ना जाएं। राइट। और फिर उसके बाद ये मुहासरा मज़ीद जो है वो सख्ती से उसका अमल दरामद हुआ है। सही। और फिर ये जो है सऊदीया और मुत्तहिदा अरब अमारात, इन्होंने जो आज़ादी फ़लस्तीन की तंजीम है हमास, उसके ख़िलाफ़ बाकायदा ऑपरेशन किए। इनके बहुत सारे लोग सऊदीया में कैद हुए और हमास के एक बहुत बड़े लीडर थे जो यासिर अरफ़ात यासिर अरफ़ात नहीं, उनका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, जो हमास के थे। अच्छा। वो तो अल-फतह से उनका ताल्लुक़ था यासिर अरफ़ात का। उनका कत्ल हुआ था दुबई के अंदर और इन्होंने कहा कि जी इज़राइली एजेंट्स ने उनका कत्ल किया और वो निकलने में कामयाब हो गए यहाँ से, और वहाँ पे वो उसके बाद से ताल्लुकात कशीदा थे और उसके बाद से हमास का मुकम्मल तौर पे बायकॉट जो है ना हो गया है और यहाँ से जो फ़ंड्स जाता था उनको उसको रोक दिया गया है। राइट। तो ये चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। ये दोनों अतराफ़ अगर हम कहें कि जो मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर की जो बात की जा रही है, इसके अंदर ना सिर्फ ये कि OIC ने कुछ नहीं किया, बल्कि जो OIC को चलाने वाले ममालिक हैं, खलीजी ममालिक जिनका पूरा कंट्रोल है OIC के ऊपर, वो इन दोनों ख़ित्तों में जो काबिज़ ताकतें हैं उनके आलाकार का किरदार अदा कर रहे हैं। राइट। तो कंक्लूजन यही है कि इन रियासतों ने जो यहाँ पे बैठी हुई थी और जो इंडिया में बैठी हुई थी, इन्होंने बुनियादी तौर पे आलाकार का किरदार अदा किया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का वीलॉग और मज़ीद OIC के हवाले से सह मुल्क की जो मीटिंग हुई उसके हवाले से कोई अपडेट्स आती हैं तो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।